नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। 2024 के सियासी समुद्र मंथन के लिए विपक्ष ने बड़े जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था और बहुत जोर शोर से उस गठबंधन का नाम INDIA इंडिया रखा था और एक जहाज तैयार किया था। लेकिन यह जहाज अब विपक्ष के लिए टाइटैनिक साबित हो रहा है, जिससे कई पार्टियां बाहर कूदने के लिए बेचैन दिख रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस गठबंधन में भ्रष्टाचार और स्वार्थ ने एक बड़ी दरार डाल दी है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार और नेशनल सिक्योरिटी के गंभीर आरोप झेल रही हैं और कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी भी लगभग जा सकती है। महादेव ऐप घोटाले का मुद्दा बनाकर बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, घोटाला करा है। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है। भ्रष्टाचार के ही मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही है। लेकिन एक तरफ भ्रष्टाचार है तो दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू और धोखेबाज बता रहे हैं और अखिलेश के पर पर्सनल रिमार्क कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनाम लेफ्ट की जंग जारी है। अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं तो कांग्रेस भी कई बार केजरीवाल सरकार को शराब घोटालेबाज बता चुकी है। कांग्रेस पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी लगातार करप्शन के सवाल उठा रही है और आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे जोरदार आर पार की टक्कर। भ्रष्ट तंत्र पर वार, इंडिया यानी इस गठबंधन में दरार। भ्रष्टाचार पर एक के बाद एक प्रहार ने इंडी गठबंधन की नींव हिलाकर रख दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी केस में फंस गई हैं। आज महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 6 और खिलाफ में 4 वोट पड़े। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाएगी। उसकी पूरी विस्तृत जांच की गई और जो फैक्ट फिगर पाए गए वो पूरी फिगर के साथ हमारी लोकसभा के स्पीकर को अपनी संस्तुति के साथ भेजा। सवाल पूछने का तरीका में कोई गैर कानूनी काम, कोई नियमों के खिलाफ कुछ हुआ हो सकते, लेकिन इसके नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि सदस्यता ही खारिज कर दे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के चक्कर काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस सकता है। बिहार में लालू एंड फैमिली लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच की आंच झेल रही है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए। कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके वहाँ पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूँ भैया। जो गठबंधन मोदी से लड़ने के लिए बना था, उस गठबंधन के नेता अब भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने और उनके दाग धोने में व्यस्त हो गए हैं। दूसरी ओर सबकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि सबको एक दूसरे का साथ तो चाहिए, लेकिन भागीदारी देने में सब कतरा रहे हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। मंत्रीगण बैठे हुए हम करेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही करें। दूसरी ओर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? पर यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। यानी मोदी को हराने के लिए जिस गठबंधन का पुल बनाया गया था, वो बनते ही दरकना शुरू हो गया है। सवाल ये है
कि अगर 2024 तक ये पुल बच भी गया तो क्या वाकई मन से एक दूसरे के साथ खड़ा रह पाएगा, या फिर तब भी सीट बंटवारे वाली महत्वाकांक्षा इंडी गठबंधन को ले डूबेगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्ट तंत्र पर वार, इंडिया में दरार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं। पहले मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार और इंडिया में दरार का विश्लेषण। भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल बीजेपी का महादेव ऐप में गंभीर घोटाले का आरोप है, और क्या यह घोटाला भारी पड़ेगा। दरार, आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को भ्रष्टाचारी करार दिया। कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी है, इसने करप्शन करी है। महुआ मोइत्रा, भ्रष्टाचार का मामला है, कैश फॉर क्वेरी केस में फंसी है महुआ मोइत्रा। बेहद गंभीर आरोप है। इन्होंने कुछ गिफ्ट्स लेकर सवाल पूछे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और जो आरोप लगा रहे हैं वो सबूत भी दे रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। और दरार क्या है, बंगाल में कांग्रेस, ममता और लेफ्ट के बीच में सीधा टकराव है। अधीर बाबू तो यह तक कहते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त करना चाहती है। बढ़ता हूं मैं आगे। केजरीवाल, शराब घोटाले में ईडी का संबंध है। आप सरकार को घोटालेबाज बता चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कई दिल्ली के नेता और पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी की सरकारों को करप्ट बता रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चिदंबरम जमानत पर है। अखिलेश ने कांग्रेस को चालू और धोखेबाज पार्टी कहा है, और बदले में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल यह है, भ्रष्टाचार और स्वार्थ गठबंधन के अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज मेहमान हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। ए के वाजपेयी है, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है, टीएमसी के विचारक। रीना गुप्ता है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है। वो आए और आज लंबे अरसे बाद वो आर पार में वापसी कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में वापसी कर रहे हैं। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है। पहला सवाल तो आपसे ये बॉयकॉट एंकर्स के साथ आप आ गए, क्यों? नहीं अमित जी, कुछ कंफ्यूजन हुआ। बॉयकॉट वाला जो फैसला था इंडिया गठबंधन का, वो तो सारे फैसले लोकसभा के लिए हैं, तो और फिर बॉयकॉट का अगर कोई फैसला उससे पहले होता तो हमारे सारे बड़े नेताओं ने उन सब बॉयकॉट की लिस्ट में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है, तो अमीश देवगन को क्यों पीछे छोड़ा जाए। चलिए, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, ये कहां जा रहा है, कौन गाड़ी को पीछे खींच रहा है, कमजोर कड़ी कौन है? देखिए, कोई कमजोर कड़ी नहीं है, सारी मजबूत कड़ी हैं, लेकिन सारी मजबूत कड़ियां जो हैं 2024 में जुड़ेंगी। 2024 से पहले बिल्कुल खुली कुश्ती है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सारी पार्टियां लड़ रही हैं, और सब कांग्रेस को हराने का काम कर रही हैं। अब कांग्रेस तो धोखेबाज पार्टी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जब जब बीजेपी से लड़ाई हुई है। अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए अमीश जी, कांग्रेस वो पार्टी है जब जब बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की जरूरत रीजनल पार्टीज को पड़ी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे और कोई प्रदेश हो, उन सब में कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। और हम हमेशा इस कोशिश में रहे हैं कि रीजनल पार्टी बीजेपी से लड़े तो हारे ना, लेकिन अफसोस जब रीजनल पार्टी ताकतवर हो जाती हैं तो सारी पार्टियां मिलकर के बीजेपी को कम गाली देती हैं, कांग्रेस को ज्यादा गाली देते हैं। अब कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, इस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन मुद्दा भ्रष्टाचार है। शहजाद पूनावाला, रीना गुप्ता, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या रीना गुप्ता, आपको लगता है कि बीजेपी 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर लेकर जा रही है सीधे तौर पर, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो बाकी कोई मुख्यमंत्री हो? रीना जी, अभिनंदन है आपका। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई है। जो अडानी स्कैम है, उससे बड़ा स्कैम भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। कम से कम 20,000 करोड़ का स्कैम है। आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, देश के सारे बिजली घर अडानी के नाम, देश के सारे हवाई अड्डे अडानी के नाम, देश का कोयला अडानी के नाम, देश के सी पोर्ट अडानी के नाम। ऐसी क्या रिश्ता है मोदी जी का अडानी के साथ कि सब कुछ अडानी को पर नौछावर कर दिया। और तो और भूल जाइए, मोदी जी जिनको सबसे करप्ट पार्टी बोलते थे, अजीत पवार की पार्टी, मोदी जी बोलते थे चक्की पीसिंग,
उसके 48 घंटे के बाद उनको डिप्टी सीएम क्यों बना दिया? भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है जी, जिसको खाना है वो भाजपा में आए, उसके बाद जितना चाहे आप खाइए। मेरे पास लंबी लिस्ट है, अमीश भाई, अजीत पवार हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, भूपेश बघेल को तो अरविंद जी ने भ्रष्टाचारी बताया था, हेमंत विश्व शर्मा हो गए, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग सब भाजपा में मिल गए और मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से सबकी धुलाई हो गई और सब पाक साफ हो गए। ऐसा क्यों होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर होता है वो भ्रष्टाचारी होता है, जैसी वो भाजपा ज्वाइन करता है वो एकदम राजा हरिश्चंद्र हो जाता है? इस बात का जवाब पूछिए आप भारतीय जनता पार्टी से। और तो और अमीश भाई, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपने पढ़ा होगा सीएजी की रिपोर्ट आई थी। सीएजी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो इन्होंने बनाया है 250 करोड़ 1 किलोमीटर का, उसमें इन्होंने हीरे लगाए हैं, जवाहरात लगाए हैं कि सोना लगाया है, चांदी लगाया है, क्या लगाया है कि 250 करोड़ 1 किलोमीटर का। आयुष्मान भारत, उसका घोटाला आप देखिए, 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे, 2 लाख जवाब लेते हैं शहजाद पूनावाला से, पूनावाला जी से जवाब लेते हैं। जी 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 जी, यू मेड योर पॉइंट। देखिए, मैंने ऑपोजिशन के 2 लोगों को सुना, पूनावाला का समय और कोई बीच में ना बोले। शहजाद पूनावाला वो कहते हैं कि बीजेपी कैसे लेक्चर दे सकती है भ्रष्टाचार पर? अजीत पवार तो आपके गठबंधन के साथ है, हालांकि भूपेश बघेल को अरविंद जी ने ही भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और गठबंधन में दरार दोनों टारगेट है? देखिए, दरअसल इनको तो बॉयकॉट पहले करना चाहिए था भ्रष्टाचारियों को। इन्होंने पत्रकारों को बॉयकॉट करके रखा है। खैर, वो भ्रष्टाचारियों को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कोर्ट ऐसा नहीं मानती। आज आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, भ्रष्टाचार दरार यही इनका शिष्टाचार है, और जब पकड़े जाते तो चिल्लाते अत्याचार अत्याचार और खेलते विक्टिमहुड कार्ड। आज मैं केवल आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा और इसमें से एक भी बात मेरी नहीं है। पहले मैं आपको एक स्पेसिमेन बताता हूं। ये कह रहे हैं ना हम टारगेट करते हैं लोगों को, सुनिए। ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये सुप्रिया श्रीनेत है, कहती है शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने एक को शब्द नहीं कहा। अब आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मामले पर। छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है उनको टारगेट कर रही है। ये है आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ में लिकर स्कैम हुआ है, ईडी भूपेश बघेल को अरेस्ट करे, ये आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली कहा है। चलिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं अशोक गहलोत जी पर। अशोक गहलोत जी पर जो आपके सामने खड़े ना स्वामी जी, उनका ट्वीट है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसूट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। ये है अशोक गहलोत जी का वर्णन। ये स्वामी जी ने वर्णन किया है। अब बताइए कि अशोक गहलोत जी को भ्रष्टाचारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने अभी तक अपना कोई भाजपा के नेता का स्टेटमेंट नहीं कोट किया है, एक दूसरे का ही स्टेटमेंट कोट किया है। टीएमसी के बारे में अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है और जॉब स्कैम में सीबीआई की कोर्ट ने प्रोब ऑर्डर किया। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी लगी हुई है। बिल्कुल। अब पंजाब की सरकार पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं। ये बाजवा ने कहा, भाजपा के नेता का एक भी बयान नहीं है, नोट कीजिएगा अमीश जी। और आखिरी में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पिनराई विजयन की बेटी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है। अब मुझे बताइए कि ये सारे आरोप एक दूसरे पर तो आप ही के नेताओं ने लगाए हैं। अब इस पे कार्रवाई हो तो आप चिल्लाते हैं अत्याचार अत्याचार। मैं स्वामी जी, अरे बीच में मत बोलिए मैडम, आप ही को बोलना है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। रीना जी, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, बाकी नेता तो कन्विक्टेड कोई नहीं है। आप क्या मानती है लालू प्रसाद यादव को? रीना जी का आप शायद नहीं मान पाएंगे। जो उंगली पकड़कर अन्ना हजारे के आए थे राजनीति में, कहते थे इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करेंगे, अब कहते तिहाड़ से जेल चलाएंगे। ठीक है रीना गुप्ता, 40 सेकंड आपके। अरे शहजाद भाई बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए अमीश जी, सबको भूल जाइए, सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सबको भूल जाइए। हम सिर्फ 2 लोगों की बात करेंगे, एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सीएजी। सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार की पार्टी ने।
मैंने नहीं कहा, अमीश भाई ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मोस्ट करप्ट पार्टी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने उनको भाजपा में शामिल कराया और डिप्टी सीएम बनाया? दूसरी बात, सीएजी ने जो घोटाले निकाले, द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाए, आयुष्मान भारत हो जाए, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन स्कीम होती है उसमें इन्होंने घोटाला किया। उसका इन्होंने क्या हाल निकाला? वो बेचारे सीएजी के अधिकारी जिन्होंने वो रिपोर्ट निकाली, उन अधिकारियों का तबादला कर दिया। ये इन्होंने छानबीन नहीं करवाई कि द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं। शहजाद पूनावाला, आप आरोप है कि आप मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, मिस्टर बघेल को टारगेट कर रहे हैं। जवाब देखिए, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। अब मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। अजीत पवार का जवाब दीजिए पहले, शहजाद भाई। एक सेकंड उस पर भी आ रहा हूं भाई, दोनों पे। अच्छा चलो उस पे पहले आता हूं, आप बीच में मत बोलिए। उस पे पहले चलिए उस पे पहले बोल देता हूं, आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। मैं दोनों पे बोलने वाला था, आपकी इच्छा है मैं पहले उस पे बोल देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे 20,000 करोड़ नहीं 70,000 करोड़ का था। और 70,000 करोड़ क्यों कहा था? क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती नहीं, आपको पता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार पे यह आरोप लगाया था। अब मानिए कि शरद पवार मतलब कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया था ये घोटाला। यह आरोप तो शरद पवार जी की पार्टी पर लगाया था, आज भी है। अब मानिए कि कांग्रेस की सरकार ने किया था घोटाला, कांग्रेस वाले तो कहते नहीं हुआ घोटाला। अब दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। अमीश जी आप प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य पूरा प्ले कर दीजिए। उसमें एनसीपी मतलब शरद पवार की फैक्शन वाली पार्टी को बोला था, इसमें कौन सी गलत बात है? आज भी बोल रहे हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, सीएजी का उन्होंने हवाला दिया। अरे सीएजी की रिपोर्ट पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आप प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया। पर मान्यवर बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको मानने को तैयार नहीं। अभी मनीष सिसोदिया करप्ट नहीं है, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से संजय सिंह को, विजय नायर को राहत नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है बार बार कि कट्टर ईमानदार है परंतु उनको बेल नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है कि नहीं मानती है? सीएजी की रिपोर्ट जो क्लैरिफाई हो गई है उसको लेकर हवाला बना रही हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। वाह भाई वाह। और आखिरी बात, अब आखिरी बात अभी जी, मेरी आखिरी बात जी। अब देखिए क्या मॉडल बना है। सीएम का मतलब वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, इंडी गठबंधन में करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है भूपे मतलब 508 करोड़ रुपए दो, महादेव के नाम पर भी लूटो। दूसरा है घे लूट मतलब कि पेपर लीक घोटाला करके वहां पर भी बच्चों को लूटा। और तीसरे है अरविंद केजरीवाल जो शराब में भी घोटाला करते हैं। जवाब 2,000 करोड़ का कम से कम घोटाला करते हैं। ये सीएम मतलब करप्ट मिनिस्टर। जी 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 रीना गुप्ता 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एक के बाद भाई और आचार्य जी के पास चलता हूं। जी अमीश जी, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शायद अंदाजन मनी ट्रेल कहां है, एक नया पैसा तो आप निकाल नहीं पाए। आपने 1000 जगह छापे मार लिए, 50,000 डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश कर दिए, फिर भी आप मनी ट्रेल नहीं निकाल पाए। ये पीएमएलए कानून ऐसा है कि इसमें अगर आज मैं बोलूं तो कांग्रेस कि मैंने अमीश देवगन जी को 200 करोड़ पहुंचाए, कांग्रेस आपके खिलाफ साजिश कर रही है। मैं बोलूं अमीश देवगन को 200 करोड़ पहुंचाए। मैडम मुझे कहा बीच में ला रही है 200 करोड़ के, मैडम माफ करिए, मुझे कहा 200 करोड़ ला रही है, बीच में ला रही है। अमीश भाई ये कानून ऐसा है। उसके बाद अमीश भाई की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे 200 करोड़ 400 करोड़, हम तो 2 करोड़ नहीं देख पा रहे मैडम, टाइम लगता है। जी जी लेकिन ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीश जी केवल एक वाक्य जी जी एक वाक्य। लेकिन शहजाद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने कहा, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जी 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 पैसे निकाले इन्होंने, बीच में मत बोलिए मैडम। और शहजाद और तो और आप लोगों ने तो राम मंदिर में भी घोटाला कर डाला। शहजाद को देने दीजिए ना मैडम 30 सेकंड तो सुनिए। रीना जी मेरा निवेदन मानिए, लेट शहजाद रिप्लाई। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन, लेट शहजाद रिप्लाई। शहजाद अमीश जी ये कह रही है ना कि हम तो वेंडेटा कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं शराब घोटाले में, तो क्या कांग्रेस हमारे इशारे पे चल रही है? कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसकी शिकायत हमने ही पहले करवाई। अनिल चौधरी से लेकर अजय माकन ने कहा केजरीवाल ने 100 करोड़ करके भ्रष्टाचार के माध्यम में वो शामिल हुए हैं। तो मुझे बताइए कि रीना गुप्ता जी अगर वो गलत आरोप लगा रहे हैं तो क्यों गठबंधन में साथ में?
क्या जो सुप्रिया श्रीनेत और अजय माकन ने कहा, जो संदीप दीक्षित ने बोला, गलत बोला था अरविंद केजरीवाल के बारे में आचार्य जी? देखिए अमित जी, 2-3 सवाल हो गए, मुझे जवाब देने दीजिएगा। पहली बात शहजाद पूनावाला ने ये जिक्र किया बायकॉट वाली बात का, तो बीजेपी तो चाहती है, देखिए इस देश में लोकतंत्र में मीडिया एक सबसे सशक्त माध्यम होता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को आगे बढ़ाने का। तो बीजेपी चाहती है कि सिर्फ टेलीविज़न पर बीजेपी नज़र आए और बाकी जितने विपक्षी दल हैं ये मीडिया का बॉयकॉट करें। तो किसी ने मीडिया का बॉयकॉट नहीं किया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, वो भी कमलनाथ जी ने, अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, और आज हम रीना गुप्ता जी भी आई हैं आम आदमी पार्टी से। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये जो बॉयकॉट का जो फैसला था, ये या तो 2024 में जब हमारा इंडिया गठबंधन बनेगा उसके लिए था, किसी कन्फ्यूजन बस ऐसा कुछ हो गया था जिससे कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। मीडिया का बॉयकॉट करना ना लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल करना चाहता है और ना हम करते हैं। कांग्रेस वो है जो मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान करती है। नंबर एक। लेकिन क्या अरे अमीर जी, अगर आपका बायकॉट किया होता तो क्यों तो रीना गुप्ता होती, क्यों मैं होता यहाँ? ऐसी बात थोड़ी है। करा तो आपने तो 14 लोगों के लिए। आप लोग जो है भाई कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। शहजाद पूनावाला की बात के समर्थन मत करिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, शहजाद पूनावाला जी, ये जो करप्शन की बात आप कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इतने 100 करोड़, दिल्ली में इतने 100 करोड़, फलानी जगह इतने 100 करोड़, ये दिखता है आपको? अभी मैं रीना गुप्ता जी की बात का, मैं वो हो सकते हैं हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं उनके पार्टी के नेता, लेकिन मैं आज उनकी बात से सहमत हूँ कि भाई ये पैसा आखिर मिल क्यों नहीं रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ने 700 करोड़ रुपया लिया, गया कहाँ? संजय सिंह ने 500 करोड़ रुपया लिया, गया कहाँ? और अगर 500 कुछ करोड़ रुपया हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लिया, वो गया कहाँ, है कहाँ? नंबर एक। नंबर 2, एक घोटाला और होता है शहजाद पूनावाला, वो घोटाला होता है चुनी हुई सरकारों को गिराने का घोटाला। मध्य प्रदेश में 2018 के अंदर हमारी सरकार बनी। मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में पूर्ण मैंडेट के साथ जब हम सब ने सरकार बनाई, कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया। कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर बने, उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किसने किया? हमारे तमाम विधायकों को सामान समझ के खरीदने का पाप किसने किया? ये आपने किया। नंबर 2, गोवा के अंदर 18 एमएलए जीते कांग्रेस के, 13 जीते बीजेपी के, और सरकार किसने बनाई? आपने। ये जो सरकार गिराने का, सरकार बनाने का, तोड़ने का, जोड़ने का, फोड़ने का, ये जो घोटाले हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब दीजिए आप। शहजाद। अमीश जी, पहले तो स्वामी जी को मैं बता दूं कि जो 508 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 450 करोड़ महादेव ऐप में ऑलरेडी मिल चुके हैं ईडी को। 64 करोड़ रुपए चंद्रभूषण वर्मा से मिले, जो कि ओएसडी भूपेश बघेल के रिश्तेदार है, और अभी तक वो लिंक नहीं समझा पाए। छोड़ देते उस विषय को, अब अगले सवाल पे आते हैं। मान्यवर, एक बात बताइए। शहजाद पूनावाला जी, एक सेकंड, 10 सेकंड रुकिए शहजाद जी। शहजाद प्लीज 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 सेकंड शहजाद, मैं कभी नहीं टोकता हूं, कभी नहीं टोकता हूं, आप सबको टोकते हो। मुझे मेरी बात सुनने दीजिएगा। 10 सेकंड, आज न्यूज 18 पे मैं चुनौती देता हूं। अगर आप ये मानते हैं, आपकी एजेंसी मानती है, भारत की सरकार मानती है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 500 करोड़ का रिश्वत या हवाला का पैसा उसके पास है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप ऐसी डायरी मेंटेन कर रहे हैं जो मुनीम मेंटेन करते हैं। आप सरकार है, आप ताकतवर सरकार है, ताकतवर केंद्र है, फिर हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिएगा। मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। बता रहा हूं, अब हो गया स्वामी जी, 10 सेकंड से ज्यादा हो गया। अब जवाब दीजिए। स्वामी जी, आपने बोल दिया, अब मैं इस पे भी आ रहा हूं। हाँ, मैं इस पे भी जवाब दे रहा हूं। पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, फिर इस पे जवाब देता हूं। आपने कहा कि यहां सरकार गिराई, वहां सरकार गिराई, ये सरकार गिराने का घोटाला। तो बताइए, महाराष्ट्र में मैंडेट किसको मिला था और बिहार में मैंडेट किसको मिला था? और किसने पार्टी चुराकर पूरी पार्टी, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग तो सुना था, पहली बार स्टेबल अस्तबल को ही ले गए आप। बताइए, और वो भी वो पार्टी जो कभी भी शिवसेना के आंख में आंख मिला के देखती नहीं थी। वो सावरकर जी को महान मानते हैं, आप सावरकर जी को कायर मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया, आप बोलते हैं बाबरी मस्जिद बनाना है। तो इस प्रकार का गठबंधन करके किसने सरकारें बनाई चुरा के? आप बताइए उस पर। चलिए, छोड़ देते हैं। अब आपने कहा कि सीएम को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। मान्यवर, जब गिरफ्तारी होती है और कोर्ट के द्वारा आ जाता है कि ये गिरफ्तारी सही है, तो बोलिए पहले कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर करप्ट है, सही गिरफ्तार किया, क्योंकि आपके बाकी के पार्टी के लोग कहते हैं। परंतु जब आज डिबेट में आए हैं तो पूछिए रीना गुप्ता जी से, वो कहेंगे कि नहीं आपने गलत किया। तो पहले स्वामी जी मानिए कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिली, वो सही थी कि गलत थी? पहले मानिए संजय सिंह की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी? मानिए विजय नायर की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी?
नहीं, एक सेकंड, ओके, अमीश भाई, एक आचार्य जी 30 सेकंड कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक बात बताइए, शहजाद पूनावाला, इतनी ताकतवर सरकार के आप प्रवक्ता हैं, हाँ बोलिए, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, ये विपक्ष के तमाम नेताओं से ही महादेव का संपर्क और संबंध है। ये महादेव जी को कभी आपने नहीं देखा? ये महादेव जी से आपका संबंध नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के हमारे एक चीफ मिनिस्टर का संबंध है। मैंने ये नहीं कहा चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, मैंने ये कहा इसको साफ सुनिए और आप बात को इधर से उधर मत घुमाइए। शहजाद पूनावाला जी, आज मुझे जवाब दीजिएगा, अगर ईडी के पास कोई सबूत है, अगर भारत सरकार के पास कोई सबूत है, तो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, हम बिल्कुल खुलेआम स्वागत करेंगे। एक सवाल तो खड़ा होगा, मगर आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अरविंद पे आरोप सिद्ध नहीं होते अभी फिलहाल, न ही आरोप सिद्ध होते हैं भूपेश बघेल जी पर। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है, लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कैश फॉर क्वेरी है सर, वो किस बात की, मतलब सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली। एक आदमी दर्शन हीरानंदानी करा है, हमने गिफ्ट दिए हैं, हमने ल्योर करा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पासवर्ड विदेश में खुलवाया गया है, पासवर्ड दिया गया है विदेश में, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट की वेबसाइट का। बताइए क्या कहिएगा उसके ऊपर, क्या कहना है? राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी महुआ मोइत्रा के केस के अंदर, यानी उनको बचाव करना चाहिए था, यह सवाल उठेगा। ये आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी कांग्रेस पार्टी से। अमीश देवगन महुआ मोइत्रा को डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के इतने बड़े सर्वोच्च नेता। नहीं, अमीश देवगन यहां ए के वाजपेयी जी बैठे हैं, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता, माफ करना, बिल्कुल नहीं होता, आरोप लगाने से दोषी नहीं होता। अभी रीना गुप्ता ने यह कहा कि मैं अगर यह कह दूं कि भाई फलानी जगह पे हमने 500 करोड़ अमीश देवगन को दिए, तो आपने उस पर सफाई दी कि भाई मेरे को इसमें मत लागो। मैं तो कह रहा हूं, अगर रीना गुप्ता ये कह दें कि हमने कई सौ करोड़ रुपया शहजाद पूनावाला के घर छोड़ा, तो क्या होगा? इन महुआ मोइत्रा ये केस नहीं है, शहजाद पूनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे आप पहले जांच करेंगे। किसी आदमी की इज्जत को नीलाम मत करिएगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, वो भी राजनीतिक फायदे के लिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। महुआ मोइत्रा के केस के अंदर क्या मामला है? क्या इतना सिंपल मामला है? देखिए, ऐसा है अमीश जी, दो पक्ष हैं। अमीश जी, दो पक्ष हैं, जरा सुनिए, जरा ध्यान से सुन लीजिए, दर्शक भी समझ जाएंगे। एक पक्ष जो विपक्षी पक्ष है वो सिर्फ आरोप लगाता है, आरोप लगाए, टेलीविजन पे लगाए, उसके बाद चुप हो गए। और दूसरा पक्ष है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है, उसमें क्या है, एफआईआर है, अरेस्ट है, बेल है और उसके बाद चार्जशीट है, ट्रायल चलेगा। और उसके साथ साथ बेल ऑर्डर पहली कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और ये जो आर्ग्यूमेंट, माफ करना, ये जो विपक्षी पार्टियां कर रही है ना, इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से 3 दिन आर्ग्यूमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, काय की पिटीशन में, जिसमें 18 पार्टियां गई थी, यही सब कह रही थी कि एजेंसियां मिसयूज करती हैं पावर, एजेंसियां हमको अरेस्ट कर रही हैं, चुनाव का टाइम है, हमारे घर में आके बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें। सुप्रीम कोर्ट ने फेक के पिटीशन मारी थी कि एजेंसियां काम करेंगी। अब आइए महुआ मोइत्रा के केस पे, देखिए, एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट की है, उसकी रिकमेंडेशन है, उसको भी नहीं मानोगे? मतलब खाली एलिगेशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। स्वामी जी ने ठीक कहा कि आरोप सिद्ध कोर्ट में होंगे, लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले अगर एविडेंस है, एथिक कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी रिकमेंडेशन है, उसके बेस पे एक्शन होगा, आप उसको चैलेंज करिए कोर्ट में। तो ये चलने वाला नहीं है, ये जनता समझ रही है। भ्रष्टाचार की लड़ाई प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री सारे स्टेट के डीजीपी की मीटिंग्स में और पुलिस हेड के मीटिंग्स में कहा था कि आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, आप अपना काम करिएगा और भ्रष्टाचार की लड़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। तौसीफ खान, एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा का मामला है, इनका ये क्या ऑफेंसिव है? तो क्या आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी से लड़ाई बीजेपी का कहना है कि इस करप्शन मॉडल के थ्रू तो नहीं हो सकती, या महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से हो सकती है? नहीं, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वही तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का धर्म है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि वो आवाज उठाए हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, जो भ्रष्टाचार में मिला हुआ है,
और महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि अदानी एंटरप्राइज और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का क्या नेक्सस है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोल स्कैम जो अदानी का हुआ है उस पे जो है एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जो एयरपोर्ट जो अलॉट किए गए हैं कैसा फायदा उठा, सिर्फ इल्जाम लगा देने से तो नहीं होता। क्या एक हीरानंदानी बिजनेसमैन ने और अदानी ग्रुप ने एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट किया था और उस टेंडर को लेकर के इल्जाम है कि उस टेंडर को लेकर के कोई फायदा महुआ मोइत्रा ने उठाया? अच्छा, आप पेशे से वकील हैं, हवाई बातें कर देना, मैं आपसे सिर्फ एक इल्जाम लगाने के लिए। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पासवर्ड और आईडी दुबई में मिडिल ईस्ट में बैठे एक बिजनेसमैन को दे दे, क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है? मैं सवाल पूछता हूँ और बोले मेरे बिहाफ पर आप सवाल पूछो। जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा को बनाया है या दर्शन हीरानंदानी को बनाया है? दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, आंसर इट लीगली। तौसीफ जी, अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है ये रूल बुक तय करेगा। कौन सा रूल बुक है एथिक्स कमेटी दिखा दे जहां पे इस बात की प्रोहिबिशन है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी का बात नहीं हो रहा, ये पोर्टल में लॉगिन आईडी की बात हो रहा है। Yes, that is more important. That is more important than an email ID. That is more important than an email ID because उस पे जो आप सवाल उठाते हैं भारत की संसद में आप सवाल, भारत की संसद के भीतर सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे जब भी लॉगिन आईडी लॉगिन किया जाता है मोबाइल में एसएमएस आता है और महुआ मोइत्रा ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हर दफा जब भी लॉगिन हुआ वो मेरी सुपरविजन में हुआ, मैंने उसको ऑथराइज किया। हमेशा ओटीपी आता है एसएमएस मेरे मोबाइल पे। ओके, जवाब शहजाद मुझे दिया गया और क्या काम के लिए दिया गया? उसने कहा कि सवाल को टाइप करने के लिए हमने ऑथराइज किया। शहजाद जवाब। अमीश जी, यदि इतनी ही लड़ाई अगर लड़ी जा रही थी तो टीएमसी पार्टी ने ऑफिशियली आज तक महुआ मोइत्रा का कोई डिफेंस नहीं किया है। ज्योतिप्रिया मलिक का 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिफेंस कर दिया, महुआ मोइत्रा का क्यों नहीं किया? और वो कहते हैं कि क्या ऑफेंस है? मान्यवर, मुझे बताइए, केवल सवाल पूछने का मामला नहीं है। आपने उस पोर्टल का लॉगिन दिया जहां पर, एक सेकंड बीच में मत बोलिए तौसीफ जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा फ्लो। वो आपने उस पोर्टल का लॉगिन दे दिया जहां पर बहुत अनेकों किस्म के बिल लोड हो जाते हैं 2 दिन पहले बिफोर इट कम्स टू पब्लिक डोमेन। और जिस हीरानंदानी का बिजनेस इंटरेस्ट था आईटी में, उस सदस्य थी वो उस कमिटी की, डेटा प्रोटेक्शन कमिटी की सदस्य थी, वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे थे और हीरानंदानी विदेश में बैठ के उसको एक्सेस कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अभी स्वामी जी ने कहा कि देखिए आप बदनाम कर रहे हैं, छवि को खराब कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आइए देख लेते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। सोहन लिख रहे हैं कि देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार का खात्मा जरूरी है। मोटरोला फोन से ही मैं ट्वीट देख रहा हूं। ब्रेक के लिए रुकता हूं, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं अंतराल के बाद। जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था। जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है इजराइल बॉर्डर के बेहद करीब कफर केला में मंगलवार रात को इजराइल ने स्ट्राइक की है, जिसके बाद इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जहां पर हमला हुआ है वहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। ये पूरा इलाका जंग का मैदान अभी भी बना हुआ है। लगातार इजराइल इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग लग रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि लगातार एयर स्ट्राइक की गई बीती रात 2 बार इजराइल की तरफ से। और अब देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं है और काफर केला और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी दूर तक इस स्ट्रक्चर के परखच्चे उड़े हैं, आपको इस ज़मीन पर दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए
तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इस तरह के टुकड़े अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से बहुत बड़ा अटैक किया गया था। ये तस्वीर देख लीजिए, और बगल में ही यहाँ पर इजराइल का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ आप समझिए कि अगर कोई शख्स इसके अंदर हो तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और इजराइल की सीमा भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, इजराइल के अंदर की तस्वीर है। तो लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज़ होती जा रही है, और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ अटैक काफर किला इलाके में हिजबुल्लाह ने किया है। अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दे दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था, और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। उधर गाजा में इजराइल के हमलों के बीच बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद ली गई। इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के शेजा इलाके में भारी तबाही हुई। वहां कई इमारतें पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। एक ही परिवार के 40 सदस्य मकान के मलबे में दब गए, जिन्हें बचाने के लिए लोग रात के अंधेरे में मिट्टी खोदने वाली मशीन से मलबा हटाते दिखे। बीते 33 दिनों से जारी जंग के दौरान इजराइल ने पूरे गाजा पर बारूद की बारिश की है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना ने जमकर बम और मिसाइलें बरसाई हैं, जिसकी वजह से गाजा के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता, और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है, और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने ये बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी, और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया, जिसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है। और जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी एक खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को अबू जिना के बनाए गए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए थे, यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी, ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है कि कई अमेरिकी नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इजराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे
जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है। यानी गाजा पट्टी में इजराइल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने अपनी वायु सेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है, ताकि इजराइल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रेगेव के मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में है, लेकिन वहां के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इजराइल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई। इधर गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना चुन चुन कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया। इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा की सीमा में नजर आई। एक तरफ आईडीएफ का टैंक दस्ता है तो दूसरी तरफ पैदल सेना, दोनों हमास के ठिकानों पर प्रहार करते नजर आए। गाजा की रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकानों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना जमीन और आसमान से लगातार गोले बरसा रही है। इजराइल की डिफेंस फोर्स के इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से सना और मलबे में तब्दील नजर आया। हमले में हमास के बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का ये कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इजराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। इस बीच हमास के खात्मे की तैयारी में जुटी इजराइल की सेना ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने एक बार फिर गाजा में मस्जिदों और यहां तक कि स्कूलों पर भी मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजराइल ने दावा किया गया कि उस मस्जिद में हमास के कमांड सेंटर थे जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उस मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मस्जिद पर हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। यह हमला इतना जोरदार था कि धमाके के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल ने जानबूझकर गाजा के आम लोगों पर बम बरसाए। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बचने के लिए मस्जिद में अपना ठिकाना बना। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बड़ी खबर है। महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है क्योंकि उन पे जो आरोप लग रहे हैं, एथिक्स कमेटी के प्रस्ताव वो पास हो गया है। इस समय की बड़ी खबर है, अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर लेंगे, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। मैं पहला रिएक्शन इसके ऊपर ले लेता हूं। मेरे साथ लगातार तौसीफ खान बने हुए हैं। तौसीफ, आपका पहला रिएक्शन जो खबर इस समय आ रही है। 30 सेकेंड तौसीफ।
नहीं देखिए, ये तो अनुमान है, अनुमान लगाया जा रहा है और इस बेसिस पे कि एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है जा रहा है कमेटी की तरफ से। लेकिन कमेटी ने जब ये रिपोर्ट दिया उसका बेसिस क्या है, एविडेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। जहां तक कैश फॉर क्वेरी की सवाल है वहां पे तो कोई एविडेंस नहीं है। जहां तक लॉगिन की बात है तो हाँ, कौन से रूल्स को ये वायोलेट करता है ये एथिक्स कमेटी को स्पेसिफिकली बोलना होगा और जो भी फैसला ले सकते हैं अडॉप्ट वो लोकसभा स्पीकर के ऊपर में है। ये चैलेंज, इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है और फिर एक नया बैटल पब्लिक के कोर्ट में लड़ा जाएगा। जो महुआ मोइत्रा ने खुद इंडिकेट कर दिया कि वो बाउ डाउन नहीं करेंगे, आप उनको डरा नहीं सकते अदानी के खिलाफ सवाल उठने से, वो अपना लड़ाई ठीक है, ओके शहजाद 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए अमित जी, मैं यहाँ पर जयपुर में हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रेंट अ कार, रेंट अ फ्लैट, अगर अपना ना हो। रेंट एन एमपी पहली बार सुन रहा है, पहली बार सुना है कि चुनकर भेजेगा नाडियाड की जनता आपको, परंतु आप वहां पर जाकर जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसके बिहाफ पर जाकर सवाल पूछेंगे, उसको लॉगिन दे देंगे, उसको सारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजें दे देंगे और फिर कहेंगे कि मेरी गलती क्या है। बताइए कि ऐसा स्तर आ चुका है राजनीति में। और दूसरी बात देखिए, अभी आचार्य जी ने कहा कि ये आरोप लगाने वाले जो है छवि बिगाड़ते हैं। आचार्य जी, एक ही सवाल है आपके पैरों में बैठकर मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये सचिन पायलट जी जब आरोप लगाते थे पेपर लीक के बारे में, तो क्या वो किसी की छवि बिगाड़ रहे थे? और एक स्वामी जी ने ट्वीट किया था, लूट खसूट की सरकार है, ये स्वामी जी ने गहलोत जी की छवि बिगाड़ने के लिए किया था क्या? जवाब शहजाद पूनावाला। आचार्य जी, अखिलेश जी ने भी बोला कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, इनके चक्कर में मत फंसना। देखिए अमीश देवगन जी, कांग्रेस किसी को धोखा नहीं देती है, कांग्रेस हमेशा धोखा खाती है। कांग्रेस ने हमेशा धोखा खाया है। और मैं शहजाद पूनावाला आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपको मेरे तमाम ट्वीट याद हैं, लेकिन आज न्यूज़ 18 की एक मेरी प्रार्थना याद रखना, मेरी विनती याद रखना, मेरा आग्रह याद रखना। और वो मेरा आग्रह ये है कि अगले कुछ दिनों में किसी एक भाजपा के किसी नेता के घर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मजले से मजले, कहीं ईडी भेज के दिखा देना, तो कम से कम देश की जनता ये मान लेगी कि गुनाहगार केवल विपक्ष नहीं है, आप अभी संतुष्ट और आपको कर लो, बड़ा दामन साफ करने का अपना अभी मौका संतुष्ट कर दूं? नहीं, अभी क्यों? आगे भेजना ना, आगे भेजना जी। अरे और जहां तक रहा महुआ मोइत्रा की सदस्यता का सवाल, अमीश देव का मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं टीएमसी में नहीं हूं, मैं टीएमसी में नहीं हूं, मैं टीएमसी में नहीं हूं, मैं कभी महुआ मोइत्रा से मिला नहीं हूं, महुआ मोइत्रा से मिला नहीं हूं। शहजाद पूनावाला, आप ये कहना चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा सवाल पूछने के पैसे लेती थी? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपने तो राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज करा दी थी। महुआ मोइत्रा तो बेचारी बहुत, अमीश जी अभी स्वामी जी ने मुझे कहा कि छोटे बड़े मोटे नीचे बड़े नेता किसी भाजपा के नेता भेज देना। ओके शहजाद पूनावाला वो कह रहे महुआ मोइत्रा की सांसदी तो आप खा ही सकते हैं जब आप राहुल गांधी की सांसदी को हटा सकते हैं। और आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, आचार्य जी कह रहे हैं कि पैसे लेती थी सवाल पूछने के लिए। ओके शहजाद 10 सेकंड। रीना जी मैं आऊंगा आपके पास, अभिषेक सोम आपके पास भी आऊंगा, समाजवादी पार्टी के नेता। पहले तो आचार्य जी ये देखिए, ये न्यूज रिपोर्ट है, ईडी की रेड हुई है, भाजपा के नेता के घर पे भी हुई है। अब बताइए गहलोत जी के घर पे या उसके बेटे को बुलाया जाता है, वो गलत हो रहा है क्या? भाजपा के नेता के घर जो ईडी की रेड हुई है वो किसी को पता नहीं चला, सिर्फ आपके लैपटॉप में। ये भी मजेदार बात है। अरे किसी को पता नहीं चला तो उसमें मैं क्या करूं? वाह शहजाद, वाह गजब है शहजाद। ये देखिए ये न्यूज रिपोर्ट है। अच्छा शहजाद पूनावाला, ये बताओ कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, ये आपको पता कब चला? आप भी इसी पार्टी से वहां गए मेरे भाई, ये बताओ ये पता कब चला कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है? ये पता कब चला? अच्छा, मैं इसका भी जवाब देता हूं। और बीजेपी के नेता के घर में ईडी की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। और अगर एक आदमी रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला अगर ये कह देता है कि ये पैसा भूपेश बघेल का है, तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। आरोप लगा रहा है वो महादेव ऐप का मालिक है भाई, जो आरोप लगा रहा है वो महादेव ऐप का मालिक है, हमारी नहीं है। जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस दिन सरकार बदलेगी, उस दिन यही आदमी बोलेगा कि पैसा किसी दूसरे का, हम बताएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो दबाव बनाएंगे आप लोग। ओके शहजाद का जवाब जरूरी है। रीना गुप्ता भी इंतजार कर रही है, अभिषेक सोम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अमीश जी, उन्होंने कहा कि कब पता चला कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। सुनिए अमीश जी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। देखो अब आचार्य जी बताइए, ये झूठा आदमी है क्या? ये आदमी झूठा है कि सच्चा? बताइए। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं वर्तमान पे बात करना चाहता हूं।
और मैं भविष्य पे बात करना चाहता हूं शहजाद। वर्तमान में बात कर, आप मुझे वादा करो, आचार्य जी वचन दो, आचार्य जी बीजेपी के किसी रीना जी नेता के घर में आचार्य जाएगी, जी वचन दो। आचार्य जी मैं वर्तमान पे आता हूं। अभिषेक सोम वर्तमान में, अभिषेक सोम नेता समाजवादी पार्टी के। अभिषेक आपने बोला, आपका बयान मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, और आप बताइए ये कितना सही है कितना गलत है। देश में जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कद राहुल गांधी से कहीं बड़ा है, ये आप कह रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं, माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, गलती से इनको मत वोट दे देना। जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वो तो अखिलेश जी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला मैं बोल भी नहीं सकता, उनके पिताजी के बारे में क्या बोला, वो अपने बाप के नहीं हुए तो बाकी किसी के क्या हुए, ये बोला उन्होंने अजय राय ने। नहीं, देखिए अभी जी जो आपने अभी बोला नेशनल टीवी पर बोला, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि राहुल गांधी से बड़ा कद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का है, हर एक कार्यकर्ता का, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है। वो समाज की वो लड़ाइयां लड़ता है कि जो कोई और पार्टी नहीं लड़ती है। और रही बात इस भ्रष्टाचार की, आप देख लीजिए कि ठीक है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं तो कहूंगा स्मृति ईरानी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उन्होंने एक देश की जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित लड़की थी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली और अभी भी मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं तो कहूंगा स्मृति ईरानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता भी खारिज होनी चाहिए। अखिलेश जी ने क्यों बोला कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, क्या धोखा दिया कांग्रेस ने अखिलेश जी को? देखिए मैं अमीर जी, मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो गलत है, जो सरकार गलत काम कर रही है उसका विरोध करते हैं, गलत को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो पर इस बात से लेना क्या है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में छवि सबको पता है कि वो उनके पास अपने बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। तो समाजवादी के हर एक कार्यकर्ता की ताकत राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है, इसमें कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक सोम हो सकते हैं, वो बड़े नेता नहीं है, बड़े प्रवक्ता नहीं है, एक सामान्य नेता है, ऐसा मान लेते हैं, मतलब प्रवक्ता है, नेता है, लेकिन अखिलेश जी के बराबर नहीं है। अखिलेश जी ने भी तो बोल दिया, बचता क्या है बचाने को, ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को, बताइए। सब लुट रहा है। देखिए अमीश जी, देखिए मैं एक बात, एक सेकंड होल्ड करिए। अमीश जी एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, और कान खोल के सुन ले सारा हिंदुस्तान, कि कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर अखिलेश जी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, अगर अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत पार्टी है, कहते नहीं है, कहा है। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तो फिर इंडिया गठबंधन में रहने का अखिलेश जी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साए के नीचे, कांग्रेस के समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं अभी हमारे जो अभिषेक सोम हैं, बहुत ही प्यार करता हूं मैं इनको, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बड़े दिलेर व्यक्ति हैं, लेकिन भैया सीमाओं से बाहर मत जाया करो, सीमाओं के अंदर रहना सीखो। भारत में आपकी बहुत उज्जवल राजनीति है। जब कमलनाथ जी ने अखिलेश कहा था, कौन सीमा से मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। ओके। लेकिन मैं अखिलेश जी से ये आग्रह करना चाहता हूं, नहीं, ये फैसला अखिलेश जी को करना है कि वो गठबंधन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन में। पुराना दौर था जब अमर सिंह को बेआबरू करके कांग्रेस ने बाहर किया था। एक पुराना दौर था जब 2004 में कांग्रेस की सत्ता बनी थी, तो बेआबरू होकर के बाहर किया था स्वर्गीय अमर सिंह को और मुलायम सिंह यादव को। आज ये दौर है, कांग्रेस कह रही है आग में पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। नहीं, मैं पेट्रोल नहीं आग में पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। आग में पेट्रोल छिड़कने का साथ ऐसा नहीं हुआ था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आग वैसे ही भड़क रही है, आप पेट्रोल छिड़कने का काम मत करो। मैं सच बता रहा हूं, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, मेरी बात को पूरा होने दो। ये नहीं हुआ था आप आग में पेट्रोल छिड़कने का काम मत आचार्य करो। जी, ये नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं आग भड़क रही है, इसमें पेट्रोल मत छिड़को। तो मैंने भड़काई आग? अरे हमारा घर फूक रहा, तुम कह रहे हो हमें मजा लेने दो। नहीं तो मैंने फूका है घर किसने फूका है? अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अखिलेश जी ने बोला हम रात तक 1 बजे तक हम इंतजार कर रहे थे। अगर अखिलेश यादव ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो उस गठबंधन में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो आप खुद बताइए कि अखिलेश जी खुद बोल रहे हैं, कमलनाथ खुद बोल रहे हैं, रामगोपाल यादव खुद बोल रहे हैं, छुटभैया नेता, और आग कौन लगा रहा है? शहजादपुरा वाला लगा रहे हैं, रीना गुप्ता लगा रही है, कौन लगा रहा है?
जितनी लग चुकी है उतनी ही ठीक है, आप मत लगाओ, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आग तुमने लगाई। ओके, मैं तो कह रहा हूं इस आग में पेट्रोल मत डालो। मैं पेट्रोल आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, अभी सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कान खोल के सुन लें कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक कांग्रेस अकेले दम पे लड़ सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सारे लोग साथ आए। अभिषेक हल्की बयानबाजी ना की जाए। अभिषेक सोम 30 सेकंड अभिषेक सोम। देखिए समाजवादी पार्टी इस अगर गठबंधन में, हम तो गठबंधन को मानने वाले लोग हैं, राहुल गांधी जी को अपना बड़ा दिल करना चाहिए था, और देश में अब पीडीए की लहर चलेगी, ना तो यूपीए चलेगा ना एनडीए चलेगा, पीडीए चलेगा। अब इंडिया भी नहीं बचा, पीडीए आ रहा है। जनता इस चीज को मान चुकी है। अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी का मोर्चा, वो कह रहे हैं हमारी बाकी दलों से भी बात हो रही है, बताइए क्या करिएगा? नहीं, देखिए अमीर जी, देखिए राहुल गांधी को अपना बड़ा दिल करना चाहिए था, और मैं तो कहूंगा जितने भी अलायंस है उनको स्टेट में भी तो इंप्लीमेंट होना चाहिया था, पर क्या आपकी बात में पॉलिटिकल पॉइंट है। रीना गुप्ता, हम तो सक्षम है। महुआ मोइत्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा है, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, जो कि एक बड़ा मामला सामने आया है? ओके, रीना गुप्ता, अभिषेक सोम, रीना गुप्ता। देखिए अमीश भाई, इस समय पूरा देश देख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इंसान जो अडानी स्कैम के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाली जा रही है। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला शायद नए आए हैं पार्टी बदल के, वो भूल गए कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, तो शहजाद पूनावाला तो पहले अपने गिरेबान में झांकें और बंगारू लक्ष्मण का इतिहास पढ़ें, उसके बाद कुछ बोलें। तीसरी बात, जो मोदी जी ने अपने दोस्तों को 12 लाख करोड़ उनके जो माफ करे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, ये सारे देश का पैसा लेके भाग गए। इससे बड़ा करप्शन, इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है, आप बताइए। आप पहले बोलते रहते थे कि सबको वापस लेके आएंगे, 15 लाख बैंक में आएंगे। 15 लाख कहां से बैंक में आएंगे जब आपने अपने दोस्तों के 12 लाख। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रभु राम और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे, तो उन्हें अलग भगवानों की तरह क्यों पूजा जाता है? तो अक्सर मैं उनसे कहता हूं कि भगवान राम वो हैं जो बताते हैं कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, और वासुदेव हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है। ठीक वैसे ही कहा जाता है कि श्री राम जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं और श्री कृष्ण जैसा मैनेजमेंट गुरु नहीं, यानी राम और कृष्ण एक होकर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। आज सत्य और तथ्य में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां राम राज्य की वापसी हो रही है और कहां श्री कृष्ण स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की। भारत और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा राम के दरबार में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने जन कल्याण के फैसले लिए हो। यह बैठक खास थी क्योंकि राम वो है जिसकी न्याय वाली किताब में भेदभाव का शब्द नहीं है, और श्री राम वो भी हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सबसे पहले चिंता करने की सीख देते हैं। राम की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के बारे में बाबा तुलसीदास ने कहा है कि बरसत हर्षत लोक सब कर्षत लखे, न कोई तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसा होए। यानी शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का फायदा सभी को समान रूप से मिले, लेकिन जब उनसे टैक्स लिया जाए तो उसका दुख किसी को ना हो। यह राम राज्य है। दूसरी ओर कृष्ण वो हैं जो आपको जीवन के हालात के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग देते हैं और सीख भी देते हैं। इंसान को रिजल्ट की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, ये कहते हैं। और श्री कृष्ण की इन्हीं मैनेजमेंट स्किल्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा और बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। गीता के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और कोई गीता को कहता है कि गीता से उन्माद हो जाता है। भगवत गीता का ज्ञान जो था वो अर्जुन को जो दिया गया था उसके अंदर जिहाद था, लेकिन सब जानते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।